हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द न्यूक्लियर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कन्वर्ट होती है न्यूक्लियर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कन्वर्ट होती है ये अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। मैंने आपको बताई थी कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन भी और अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन भी, जब हमने इससे लास्ट वीडियो में किया था टाइप ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो उसमें दो टाइप थे आपके पास, एक था अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन और एक थी कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। ठीक है, मैं अभी आपको वो दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो जरा, यहाँ पर हमने किया हुआ था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन में अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन थी। ये तो क्या थी आपके पास, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के लिए यूज होती थी जो वो है। और कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन जिसमें हमने बोला था कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है। तो इसमें देखो होता क्या है, अगर आप यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिजन था और न्यूक्लियर फिजन की ये अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या था देखो, यूरेनियम था, ये रिएक्ट करता है न्यूट्रॉन से और दो पार्ट में ब्रेक होता है, बेरियम एंड क्रिप्टन में, और फिर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी फिजन में। तो यहाँ पर देखो जो अनकंट्रोल्ड हो रहा है, अनकंट्रोल्ड में तो जो ये 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर ये रिलीज हो रहे थे। ठीक है, ये आगे फिर यूरेनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, फिर वो आगे 3 यूरेनियम से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब ये क्या, ये तो बड़ी चेन सी बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड में क्या होता है, कंट्रोल्ड में क्या होता है, ये जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ से हुए थे रिलीज, इनमें से 2 को क्या करवा देते हैं हम, एब्जॉर्ब करवा देते हैं ताकि वो एक ही यूरेनियम से आगे रिएक्ट करे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन चलती है। ये समझ रहे हो, तो ये यूज हो रहा है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पर। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या थी। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्शन में आप ये सब कुछ समझ सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक फिजन चैम्बर है, यहाँ पर फिजन की पूरी रिएक्शन चलेगी। ठीक है, जिसमें ये जो रोड्स हैं इसमें ये और ये क्या है आपके पास, फ्यूल रोड्स हैं जो कि यूरेनियम की होंगी हमारे पास। ठीक है, और यूरेनियम कौन सा, U235 वाला, एक U238 वाले भी आइसोटोप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर कौन से करते हैं, ये यूरेनियम 235 वाले। ठीक है, ये है कंट्रोल रोड्स। अब ये कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूरेनियम वाली रिएक्शन में फिजन की, कि वहां पर बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक होते हैं और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन उन 3 न्यूट्रॉन में से हमें क्या करना होता है, 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करवाना होता है। वो कौन करती हैं, ये कंट्रोल रोड्स करती हैं। ठीक है, फिर आगे एक ही न्यूट्रॉन वो किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर यूरेनियम के साथ रिएक्ट करता है, और फिर फर्दर आगे से आगे ये चीज चलती रहती है। ठीक है, तो कंट्रोल रोड्स क्या कर रही है, उन न्यूट्रॉन को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मॉडरेटर भी डला होता है इसके अंदर। ठीक है, मॉडरेटर आपका जो होता है हैवी वाटर हम यूज करते हैं। ठीक, वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको स्लो करता है कौन, मॉडरेटर। ठीक है, तो इसमें मॉडरेटर भी होता है जो कि हमने क्या बोला, हैवी वाटर होता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपको ये बात पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है फिजन की रिएक्शन में। ठीक है, तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हुई है, वो यहाँ पर जो वाटर है इसको क्या करेगी, हीटअप करेगी, हॉट हो जाएगा यहाँ पर वाटर। वो हॉट वाटर क्या होता है, फिर आपके पास इस पाइप से जाता है इस वाले हीट एक्सचेंजर में। ये जो चैम्बर है हमारा, ये कौन सा है, हीट एक्सचेंजर का। इस पाइप से क्या हो रहा है, देखो ये हॉट वाटर जा रहा है, हॉट वाटर जा रहा है। ये हॉट वाटर इस पाइप में से जब निकल रहा है, और यहाँ पर क्या है हमारा, एक कोल्ड वाटर पड़ा हुआ है। तो अब होगा क्या, ये हॉट वाटर मतलब ये पाइप जो है ये गर्म है अब इस टाइम पे, और ये पड़ा है यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक आयरन लो और वो बहुत गर्म हो और उसके ऊपर आप पानी डालो, तो क्या निकलती है वहां से, भाप सी निकलती है, स्टीम निकलती है। तो वही चीज यहाँ हो रही है। अब ये गर्म पाइप इस ठंडे पानी में आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या बनेगी, भाप बनेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टीम। और वो स्टीम क्या होगी, यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और बड़ी हाई प्रेशर की स्टीम होगी जो कि इस पाइप से होते हुए इस टरबाइन पे जाएगी। यहाँ क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब टरबाइन पे जब ये हाई प्रेशर स्टीम पड़ेगी तो वो क्या करेगी, टरबाइन घूमनी शुरू होगी। और टरबाइन घूमती है तो आपको पता है क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर की ये क्या है, टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन घूम रही है। टरबाइन घूम रही है तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। जैसे आपने जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर में क्या होता है, इंजन लगा होता है एक। ठीक है, मतलब उसमें हम डीजल डालते हैं। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म है पूरा इंजन का, वो क्या करता है, उसे रोटेशन प्रोवाइड करता है। जो नॉर्मल आपने जनरेटर देखे होंगे घरों में या ऑफिस में, तो वो नॉर्मली क्या है, आपके पास डीजल डलता है उसमें इंजन में, और वो रोटेशन शुरू होती है। रोटेशन शुरू होती है तो मतलब क्या, वो टरबाइन घूम रही है अंदर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है ना, जैसे आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी कैसे चल रही है आप सोचो जरा, गाड़ी कैसे चल रही है, उसमें भी तो एक इंजन लगा हुआ है ना, उसमें पेट्रोल डल रहा है या डीजल डल रहा है। ठीक है ना, वहां पर भी क्या है, आपकी रोटेशन होती है जो कि टायरों के साथ अटैच होती है। ठीक है ना, वहां पर भी तो क्या लगी होती है आपके पास, शाफ्ट लगी होती है ना नीचे, वही तो टायरों को घुमाती है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वो रोटेशन प्रोवाइड हो रही है, लेकिन वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर रहे।
पहली तो बात ये है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है आपके पास? जनरेटर से होती है। तो जनरेटर में वो घूमने वाला काम वही है जैसे गाड़ी में घूमने वाला काम होता है, जैसे डीजल और पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे ही जनरेटर भी क्या होता है, डीजल से आपका रोटेशन प्रोवाइड होती है, उसमें रोटेशन प्रोवाइड होती है, यानी कि टरबाइन घूम रही है, वहाँ टरबाइन घूम रही है, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, तो टरबाइन भी घूमती है यहाँ पर इस स्टीम से। वहाँ पर किसकी हेल्प से हो रही है? पूरा इंजन लगा हुआ है, जो नॉर्मल जनरेटर लगे हुए हैं आपके पास घरों में, वहाँ पर तो डीजल इंजन लगा हुआ है एक, वो घुमा रहा है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो डीजल ना यूज़ करके हम तभी तो ये रिएक्टर में क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर तो फ्यूल वगैरह यूज़ हो रहा है आपका, कौन सा, डीजल का, जनरेटर्स में। यहाँ पर अब एक तरह से जनरेटर या जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, लेकिन मैकेनिज्म वो इंजन वाला अब यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है? फिजन रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, बात समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टीम का यूज़ कर रहे हैं इस टरबाइन को घुमाने का। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगे होते हैं, वो आपने देखा होगा, डैम्स बनाते हैं वहाँ पर, और वो पानी बहुत तेजी से टरबाइन पे डलता है, तब वो घूमती है टरबाइन। ठीक है ना, यहाँ पर लेकिन क्या डाल रहे हैं हम, यहाँ पर स्टीम डाल रहे हैं। स्टीम पैदा हो रही है इस पूरी, जो हम ये काम कर रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्टीम को पैदा कर रहे हैं, और स्टीम किस पर डाल रहे हैं हम? टरबाइन पे डाल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये बहुत सस्ता पड़ता है एक्चुअली में, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे आपने थर्मल प्लांट्स देखे होंगे, थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, स्टीम ही बनती है, लेकिन वहाँ कोयले का यूज़ होता है। अब कोयला भी इतना नहीं रहा, ठीक है ना, तो हम किस पर आ गए, अब न्यूक्लियर एनर्जी पे आ गए, जिसमें कि हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे होंगे अब सारी चीज़ें को। अब टरबाइन घूमती कैसे, इसको देखो कैसे आप समझ सकते हो। जैसे आपने छोटे होते हुए देखा हो, जैसे आपने हाथ में एक छोटा सा फैन हो कभी, और आप उसको रोटेट करवाना चाहते हो, उसमें आप क्या करते हो, अपने माउथ से हवा फेंकते हो उस पे, फैन पे, ठीक है, तो वो फैन रोटेट नहीं होता है, तेज प्रेशर हवा डालो उस पर तो वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो वही काम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर बस स्टीम डल रही है तेज प्रेशर की उस टरबाइन के एक पार्ट पे, और वो क्या होती है, रोटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो एक फैन सा लगा होता है आपके पास टरबाइन के साथ। ठीक है ना, तो टरबाइन के भी एक पार्ट पे क्या करेंगे हम, स्टीम को डालेंगे, तो वो क्या होगा, हाई प्रेशर वाली स्टीम उस पर डलेगी, तो वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रोटेट हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या हो रही है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि टरबाइन घूम रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेटर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, पावर सप्लाई करते हैं आगे। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा। अब जब यहाँ पर स्टीम ने काम कर दिया अपना, ठीक है ना, टरबाइन घुमा दी, अब वो हाई प्रेशर वाली स्टीम कैसी बन जाएगी, लो प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काम कर लिया उसने। समझ रहे हो ना ये चीज़? देखो अब स्टीम इतनी पावरफुल क्यों है, इस चीज़ को भी आप समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुकर वगैरह में आप कुछ बनाते हो, ठीक है, तो अंदर स्टीम बनती है ना, तो उसके ऊपर जो सीटी लगी होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है ना, तो यानी कि कितना प्रेशर है कि उसने उसको उठा दिया। तो इसी फोर्स से यहाँ पर भी क्या होता है, वो टरबाइन को घुमाती है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट हो रही है। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, और कई बार तो आपने देखा होगा कि अगर वो सीटी ऊपर वाली नहीं काम करती ढंग से कुकर की, तो कुकर फट भी जाते हैं, तो इतना हाई प्रेशर जनरेट कर देती है स्टीम। ठीक है, तो स्टीम यहाँ पर क्या हो रहा है, टरबाइन को घुमा रही है, अब वो क्या हो गई है, लो प्रेशर वाली हो गया। अब वो लो प्रेशर वाली स्टीम इस पाइप के थ्रू यहाँ आ रही है। ठीक है, ये लगा हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर करता है किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये कंडेंसर में देखो यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है, अब ये कोल्ड वाटर यहाँ डला हुआ है, और इस पाइप में क्या हो रही है, स्टीम है। ठीक है, लो प्रेशर स्टीम है। अब ये लो प्रेशर स्टीम क्या होगी, यहाँ से कोल्ड वाटर में जा रही है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, इसलिए कंडेंसर बोला है। कंडेंसर है, जब स्टीम को हम ठंडे पानी में से निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये वाटर बन जाएगी अंदर। ठीक है, तो ये वाटर बनते हुए फिर से आपके हीट एक्सचेंजर वाले में जाएगी। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर ये पानी जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टीम बननी भी शुरू हो रही है। समझ रहे हो ना, स्टीम बननी शुरू हो रही है इस पानी की, तो ये पानी थोड़ा थोड़ा कम भी होगा, तो वो यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो बात, क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। समझ रहे हो? अब ये पंप की बात कर लेता हूँ। जैसे जब हम हीट एक्सचेंजर में आए थे यहाँ पर, तो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे ये हॉट वाटर आया, ठीक है, हॉट वाटर यहाँ पर आया, और ये हॉट वाटर इस पाइप को भी गर्म कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, ये पानी में स्टीम बनी। ठीक है, उसके बाद देखो हो क्या रहा है, ये वाला जो हॉट वाटर है ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये पंप लगा हुआ है, पंप क्या करेगा, इसको दोबारा से इस फिशन चैम्बर में भेजेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, एक पूरी साइकिल चल रही है एक तरह से। समझ रहे हो, इतने पार्ट में ये वाली रोटेशन हो रही है इस तरीके से, और इतने यहाँ पर इस वाले पार्ट में इतनी रोटेशन हो रही है। ये सब समझ में आया है कि नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे कर रहा है? ठीक है, अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ भी लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर आर। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यूरेनियम में U-235 लिखा हुआ है। इट इज अ फिजनेबल मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द फिजन प्रोसेस टू टेक प्लेस। ठीक है, एंड जनरली U-235 इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। समझ में आ गया होगा, फिजनेबल मटेरियल जो यूज होता है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है। और जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, U-235, यूरेनियम 235। क्लियर?
कंट्रोल रोड्स, सेकंड है कंट्रोल रोड्स, ये वाली थी कंट्रोल रोड्स, ठीक है। कंट्रोल रोड्स क्या करती थी, द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल रोड इज टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं, क्योंकि देखो फास्ट वाले रिलीज होते हैं लेकिन मॉडरेटर उनको स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये वाली उनको क्या करेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे, स्लो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं या कैप्चर करते हैं। जनरली ये कौन सी रोड्स हैं हमारी, कैडमियम रोड्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोल रोड्स। तो ये जो कंट्रोल रोड्स हैं ये हमारी कौन सी हैं, कैडमियम की हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए थर्ड पॉइंट है हमारे पास मॉडरेटर। मॉडरेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फास्ट मूवी जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, वो स्लो डाउन करता है। तो देखो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मॉडरेटर। उनको क्या बोलते हैं, हम मॉडरेटर बोलते हैं, जो कि स्लो डाउन करते हैं किसको, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। जैसे मोस्टली इसमें यूज़ क्या होता है हमारा, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, और साथ में क्या है, ग्रेफाइट भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर। फोर्थ है शील्डिंग। शील्डिंग ये थी आपके पास, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस, जो हाँ ये पूरा प्रोसेस चल रहा है फिजन का, इसको शील्ड भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि बाहर क्या हो रही आपकी रेडिएशन लीक ना कर जाए, ठीक है। तो देखो शील्डिंग में लिख रखा है द होल एपरेटस कवर्ड विद द कंक्रीट वॉल्स, ये कंक्रीट वॉल्स की होती हैं बाहर, सो दैट द रेडिएशन कैन नॉट गो टू द एटमोसफेयर, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक रेडिएशन होती हैं, तो ये बाहर ना जाए इसलिए क्या होती है, कंक्रीट की वॉल्स बना देते हैं हम जहाँ पर भी ये प्रोसेस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग बोलते हैं। देखिए फिफ्थ है हमारे पास कूलेंट। क्या कहता है इसमें, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कूलेंट। कूलेंट क्या काम करता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है पूरे रिएक्टर के अंदर उसको रिमूव करता है और ट्रांसफर कर देता है कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर से, कहाँ पर, बाहर की तरफ, ठीक है। समझ रहे हो, तो मतलब हीट को वो बाहर करता है, इस तरह से ये कूलेंट काम। तो मोस्टली जो यूज़ होता है कूलेंट में, वो हैवी वाटर यूज़ करते हैं और एक लिक्विड सोडियम होता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या है वर्किंग, देख लो। टू स्टार्ट विद द कंट्रोल रोड्स आर टेकन आउट। देखो जब ये रिएक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है, देखो ये जो रोड्स होती है ना, इनकी लेंथ पे डिपेंड करना है कि कितनी रिएक्शन को आपको तेज करना है, कितना स्लो करना है। देखो कैसे, ये पूरी जो लेंथ है इनकी रोड्स की, जो कैडमियम रोड्स है, पूरा अंदर इंसर्ट कर देंगे तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन जो होगी पूरी तरीके से रुक जाएगी, सारे ही न्यूट्रॉन जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस पे, जो ये कैडमियम की रोड्स है जिनको हम कंट्रोल रोड्स बोलते हैं। समझ रहे हो। अब जैसे रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो हम पहले सबसे क्या करेंगे, इन कंट्रोल रोड्स को बाहर ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये जो कंट्रोल रोड्स हैं बिल्कुल ही बाहर निकालेंगे, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वो तेज होनी शुरू होंगी फिर हम क्या करेंगे, इन कैडमियम रोड्स को थोड़ा अंदर डाल इस चैम्बर के, ठीक है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाएंगी यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन पे डिपेंड करेगा कितनी ये आप अंदर कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें एक न्यूट्रॉन को रहने देना है और दो को ऑब्जर्व करवाना है, तो ये इतनी मतलब हाफ लेंथ की है, हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। समझ रहे हो। तो बेसिकली डिपेंड करते हैं ये कितनी अंदर करी गई हैं कंट्रोल रोड्स यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। उस तरीके से ये रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो बिल्कुल ही बाहर निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है फिर इसको इंसर्ट कर देते हैं हम, फिर ये कंट्रोल्ड मैनर में चला के रखती है पूरी रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिख रखा है, ड्यू टू विच द रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जब हम इनको बाहर निकाल देते हैं कंट्रोल रोड्स को, एंड हेंस हीट इज प्रोड्यूस, और उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाती है तो हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और दिस हीट गोज टू द हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर ये जाती है हीट एक्सचेंजर में, और जहाँ पर वाटर क्या हो जाता है, बॉयल। सब ऑब्वियसली बात है, ये एक गर्म पाइप है ना अब तो, क्योंकि यहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो ये गर्म हो गया पाइप, तो इस वाटर को क्या करेगी, बॉयल अप करेगी, तो यहाँ से क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। समझ रहे होंगे ये सब बातें तो, ठीक है। एंड कन्वर्टेड टू द सुपर हीटेड स्टीम निकलती है, एंड दिस स्टीम गोज टू द टर्बाइन, और ये स्टीम कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, और टर्बाइंस पे जा रही है, यही लिखा हुआ है, दिस स्टीम गोज टू द टर्बाइन एंड ड्यू टू विच टर्बाइन रोटेट्स, और टर्बाइन रोटेट होते हैं और हैंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है। क्लियर है, कर दोगे वर्किंग में। उसके बाद यूजेस पढ़ लेते हैं। देखो इसके यूजेस क्या है, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोपल्शन ऑफ द शिप्स। प्रोपल्शन ऑफ द शिप्स में भी हम यूज कर सकते हैं इनका। देखो प्रोपल्शन ऑफ शिप्स में अगर आपने ध्यान दिया हो, शिप्स के नीचे क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, फैन टाइप देखे होंगे आपने, ब्लेड्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं तब शिप चलती है ना। तो वहां भी रोटेशन हो रही है, और यहाँ भी ये टर्बाइन ही रोटेट हो रहा था, ठीक है ना। तो वहां भी वो प्रोपल्शन में क्या होता है, उन ब्लेड्स को रोटेट करवाना पड़ता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। इसलिए लिख रखा है दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोपल्शन ऑफ शिप्स और सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट। क्लियर। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। किसके लिए यूज होते हैं, न्यूट्रॉन बीम फॉर द हाई इंटेंसिटी के लिए भी यूज करते हैं, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और जो कि यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में एंड न्यूक्लियर रिसर्च में। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।